Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. हेलो एवरीवन। लगातार खराब होती हुई भारत की इकोनॉमी, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन और उसके साथ साथ अभी अभी आरबीआई की जो मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है उसमें आरबीआई ने भी 30 बेसिस पॉइंट यानी 0.3% से भारत का जीडीपी अनुमान घटा दिया है। यानी इतने सारे पैरामीटर्स पे इंडियन इकोनॉमी एडवर्स अफेक्टेड हो रही है ड्यू टू वॉर, ड्यू टू नॉट सो स्ट्रॉन्ग आवर ओन डोमेस्टिक फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, जिसकी वजह से आने वाला समय स्टैगफ्लेशन का इशारा कर रहा है। अब ये स्टैगफ्लेशन क्या है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करो, नहीं तो हम तो आगे बात करेंगे ही। तो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑफ फैकल्टी। आज यही समझेंगे कि स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन ना हो, ग्रोथ कम ना हो जाए, इसके लिए आरबीआई ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। बट क्या स्टेप्स काफ़ी है? क्या इंडिया की इकोनॉमी इससे बच सकती है? बहुत सारे इकोनॉमिक थ्योरीज के थ्रू हम ये चीज़ समझ सकते हैं, बट वी विल कीप इट सिंपल। अगर आपको इकोनॉमिक थ्योरीज में इंटरेस्ट है तो आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन की क्लास में आ सकते हो। बट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक फर्स्ट। ये आरबीआई ने किया क्या है? भाई देखो, हमारे पास कैपिटल की कमी है। फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से पैसा निकाल के जा रहा है बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी फ्यूचर प्रूफ नहीं दिख रही। हमारे पास कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं दिख रही, हमारे पास ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एआई कैपेबिलिटीज़ नहीं दिखाई दे रही, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारा ग्रोथ रेट कम हुआ है बल्कि साथ ही साथ हम एक्सपोज हुए हैं कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन की तरफ कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। हमारी डिपेंडेंसी दुनिया के कंट्री को हो ना हो, हमें बाकी लोगों के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप देख रहे हो कि ईरान वॉर की वजह से एक मेजर इकोनॉमी होने के बावजूद बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ा है। इंडिया से बेहतर मेजर इकोनॉमी तो आप जानते हैं जनरली यूएस को बोला जाता है और चाइना को बोला जाता है मेजर इकोनॉमी। बाकी यूके, जर्मनी, जापान तो है ही इंडिया से ऊपर। बट हम लोग कहीं ना कहीं पीछे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखो कि जीडीपी फोरकास्ट को 30 बेसिस पॉइंट से कम किया है आरबीआई ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट में। इसके अलावा ये कहा है कि सीपीआई इन्फ्लेशन रेट लगभग Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27 में 5.9% हो जाएगा। यानी कि अगेन हमारा जो इन्फ्लेशन टॉलरेंस है वो 2 से 6% का है, यानी 6% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हम लोग ऑलमोस्ट 6% पहुंचने वाले हैं फिर से महंगाई दर में। यानी महंगाई में तो कमी आ नहीं रही है। इनिशियली मतलब पहले ये कहा जाता था कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है ग्रोथ, और इन्फ्लेशन का मतलब होता है जितना इन्फ्लेशन होगा उतना ग्रोथ और उतना एम्प्लॉयमेंट होगा। बट क्या इंडिया में महंगाई और एम्प्लॉयमेंट दिखाई दे रहा है? महंगाई तो दिख रही है बट उसके साथ साथ जॉब लॉस भी दिख रहा है, लेस नंबर ऑफ जॉब्स दिख रहे हैं, जॉब कट्स दिखाई दे रहे हैं, और इसी सिचुएशन को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी स्टैगनेंट ग्रोथ बट इन्फ्लेशन। ग्रोथ स्टैगनेंट है बट महंगाई है, ग्रोथ नहीं हो रही इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में, बट महंगाई बढ़ी जा रही है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। और फॉरेन इन्वेस्टर 3 लाख करोड़ से ज़्यादा बाहर लेके जा चुके हैं अपना पैसा। अब आरबीआई के पास कैपिटल इनफ्लो का एक स्ट्रैटेजी है जो शॉर्ट टर्म बैंडेड का काम कर सकता है। ये कोई लॉन्ग टर्म रिफॉर्म नहीं है, ये एक बैंडेड है जो अभी हम फंसे हुए हैं, किसी तरह उससे बाहर आ जाए। इससे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स चेंज नहीं होने वाले हैं, हाँ, लेकिन जो हमारी इकोनॉमी डाउनवर्ड स्पाइरल में है उससे बच सकती है। बट प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझो। आरबीआई अभी हम लोग देखे हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आया, आरबीआई ने अपने को 5.25% रेपो रेट पे रखा है, यानी चेंज नहीं किया। आइडियली क्या होता है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है आरबीआई के द्वारा, और इन्फ्लेशन घटता है तो रेट घटा देते हैं ताकि जो है ग्रोथ होती रहे। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा तो कंपनीज को लोन्स नहीं मिलेंगे सस्ती दरों पे, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। लेकिन आरबीआई को भी ये डर है कि भाई इन्वेस्टमेंट कम होगी तो ग्रोथ हमारी और ख़राब हो जाएगी। लेकिन आरबीआई ने सिग्नल दिया है न्यूट्रल का, यानी आने वाले समय में ये रेट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है और सेम भी रह सकता है। न्यूट्रल का मतलब है बढ़ भी सकता है, सेम भी रह सकता है, घट भी सकता है आने वाले समय 2 महीने में। जब न्यूट्रल स्टांस होता है ना, तो पॉलिसी को लेके मार्केट में एक अनसर्टेनिटी होती है, किसी को नहीं पता आने वाले समय में आरबीआई क्या करेगा, बिकॉज वो डिपेंड करेगा कि बाहर का माहौल कैसा है। लेकिन
क्योंकि हमारे यहाँ खुद क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम है, पैसा कम बह रहा है भारत की इकोनॉमी में, फॉरेन इन्वेस्टर जा रहे हैं यहाँ से। तो फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो या एनआरआईज हो या ओसीआईज हो, कोई भी हो, उनका पैसा भारत लाने के लिए आरबीआई ने कुछ कुछ चीज़ें की हैं। क्यों की है? क्योंकि देखो हमारी ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है फाइनेंशियल ईयर 27 में। जो भी फॉरकास्ट किया था आरबीआई ने 6.9% का, वो अब घट करके 6.6 हो गया, यानी 0.3% का, 30 बीपीएस का। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, 5.9% पे पीक करेगा। अब इन्फ्लेशन जो है वो ऑयल इंपोर्ट की वजह से तो बढ़ ही रहा है, बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। एडवर्स सप्लाई साइड शॉक भी यहाँ पे चल रहा है। अब एडवर्स सप्लाई साइड शॉक में मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं आती है, देखो सीधी सी बात है। अब इसके पीछे थ्योरी क्या है वो क्लास की बात है, बट मेरी बात मानो, अभी जब भी बाहर से कोई एडवर्स सप्लाई साइड शॉक होता है जो आपके डोमेस्टिक कंट्रोल में नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी वहाँ कोई काम नहीं आती। तो आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट कम करे या बढ़ाए, उसका महंगाई पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब वो आरबीआई के हाथ से बात निकल चुकी है, तो इसीलिए उन्होंने ना इंटरेस्ट रेट घटाया है ना बढ़ाया है। फॉरेन इन्वेस्टर का एक्सोडस हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार इंडिया की करेंसी पे प्रेशर बना हुआ है। 100 रुपया पर डॉलर होने की उम्मीद जताई जा रही है आने वाले 1-2 महीने में, जिसकी वजह से जो गेन्स हैं फॉरेन इन्वेस्टर के यूएस डॉलर के टर्म्स में, लगातार वो कम होते जा रहे हैं। इसकी वजह से फॉरेक्स इंटरवेंशन भी हुआ है, हमारे खुद के फॉरेक्स रिजर्व्स भी डिप्लीट हो रहे हैं, यानी डॉलर जो हमारे आरबीआई के पास है वो लगातार कम होता जा रहा है रुपए की वैल्यू मेंटेन करने के लिए। और पॉलिसी चॉइस भी है। अब आरबीआई क्या करे? रेट हाइक करे। अब रेट हाइक करने से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन थोड़े कंट्रोल होगा, एडवर्स सप्लाई साइड शॉक थोड़े कंट्रोल होगा। अरे 1973 में ऑयल शॉक आया, 1991 में हमारा बीओपी क्राइसिस हुआ, वहाँ आरबीआई रेट कम करे, घटाए, बढ़ाए, कुछ भी करे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट वॉज एन एडवर्स शॉक जो बाहर से आया है, सप्लाई साइड का शॉक है। आरबीआई उसमें कुछ नहीं कर सकता, मॉनेटरी पॉलिसी कुछ नहीं कर सकती। तो कुछ नहीं कर सकती तो क्या करें? आरबीआई ने कहा कि कैपिटल अकाउंट हम लोग अपना थोड़ा दुरुस्त करते हैं, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने का जो तरीका है उसको थोड़ा दुरुस्त करते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर को इंसेंटिव देते हैं। कुछ कुछ इंसेंटिव आपको ऐसे दिखाई देंगे फॉरेन इन्वेस्टर के लिए जो भारत के इन्वेस्टर्स को भी नहीं मिलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो क्या क्या हुआ है 5 जून को। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में टैक्स रिलीफ दिया गया है। ये टैक्स रिलीफ भारत के खुद के लोगों को भी नहीं मिलता है, ये बात बता दूं मैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा लाने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स में रिलीफ दिया है सरकार ने, कि भाई अगर कुछ भी कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर सरकार टैक्स नहीं लेगी। जनरली सरकार 30% टैक्स लेती थी, जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है 15-20% का जो ओवरऑल प्रॉफिट मिलता है, 15-20% का प्रॉफिट या रिटर्न्स थोड़ा उनको ज़्यादा मिलेगा फॉरेन इन्वेस्टर को। उसके अलावा बॉन्ड मार्केट की डेप्थ बढ़ाई गई है, बॉन्ड मार्केट की डेप्थ को बढ़ाया गया है। कैसे? 15 ईयर बॉन्ड, 30 ईयर बॉन्ड, 40 ईयर आपके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। और ग्रीन बॉन्ड अब फुल्ली एक्सेसिबल रूट, एफएआर एक्सपेंशन मतलब फुल्ली एक्सेसिबल रूट से फॉरेन इन्वेस्टर्स को अवेलेबल है। यानी कि हम क्या कहते हैं कि हमारे पास पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी थी, यानी आरबीआई से परमिशन लेके ही आप कन्वर्ट कर सकते थे यूएस डॉलर को आफ्टर अ सर्टेन लिमिट। अब लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, यानी आपके बॉन्ड यील्ड को थोड़ा कम करने के लिए कि सरकार के ऊपर थोड़ा माथे पे थोड़ा शिकन कम हो, फॉरेन इन्वेस्टर को ना सिर्फ कैपिटल गेन्स टैक्स दिया गया है बल्कि फुल्ली एक्सेसिबल रूट से पैसा लगाने को भी कहा गया है। उसके अलावा एफपीआई की लिमिट रिमूव की गई है, यानी कि कोई शॉर्ट टर्म कैप अब नहीं है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के ऊपर, और सिक्योरिटी कंसंट्रेशन जो है वो जनरल रूट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्योंकि रोकता था। अब इसकी बात समझो, इसका मतलब क्या है। बीच में क्या हुआ था, मतलब सरकार का कहना है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से कि कोई गलत पैसा, ब्लैक मनी, ये सब भारत ना आ जाए, कोई अंडरवर्ल्ड का पैसा भारत ना आए, इसीलिए सरकार सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को ही इंडिया में इन्वेस्ट करने देती थी। अब सरकार बोली है कि एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन और ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को सेबी से रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। बिना सेबी से रजिस्टर कराए हुए भी इंडिया के लिस्टेड स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ना सिर्फ एनआरआई और ओसीआई के लिए बल्कि पीआरओआई यानी पर्सन जो आउटसाइड रेसिडेंट्स हैं आउटसाइड इंडिया के, ऐसे रेसिडेंट जो इंडिया के हैं भी नहीं, उनको भी एक्सटेंड कर दिया गया है।
यानी जो सिक्योरिटी लिमिट्स लगाई गई थी कि बिना रजिस्ट्री सेबी से रजिस्टर हुए पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पैसा लेके नहीं आ सकता, अब वो भी हटा दी गई है। ऐसा कोई सिक्योरिटी मेजर नहीं लगाया गया है। आरबीआई का कहना है कि इससे एक रोड ब्लॉक क्रिएट होता है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर यूनिट का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग स्वैप भी अलाउ किया गया है कंसेशंस पे, कंसेशनल फॉरेक्स स्वैप विंडो टिल सितंबर 2026, ताकि एक्सटर्नल बोरोइंग सस्ती हो जाए। एक्सटर्नल बोरोइंग क्या होती है कि फॉरेन मार्केट में पब्लिक सेक्टर यूनिट जाएंगी और फॉरेन मार्केट में अपने बॉन्ड्स को रिलीज करेंगी और उसके बदले कुछ ना कुछ बोरोइंग लेके आएंगी। अब क्योंकि इंडिया का जो करेंसी रेट है वो लगातार गिर रहा है, तो सरकार एक गारंटर बनी है कि अगर जो हमारा करेंसी रेट है वो बहुत ज़्यादा गिर भी जाता है, मैं हेज करके दूंगा। यानी सरकार बोली है कि करेंसी रिस्क वो अपने सर पे ले लेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी में भारत के पब्लिक सेक्टर यूनिट को बोरोइंग्स की जा सके। फॉरेन का पैसा किसी भी तरह इंडिया को लेके आना है, ठीक है। तो पीएसयूज को भी ये गारंटी दी गई है कि जो भी करेंसी रिस्क होगा वो गवर्नमेंट बोरो करेगी। एफसीएनआर हेजिंग, एफसीएनआर मतलब फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट है, यानी फॉरेन रेजिडेंट जो है, जो इंडिया के हैं, नॉन रेजिडेंट फॉरेन इंडियंस, वो डॉलर जैसे मान लो कमाते हैं तो वो सीधे इंडिया के बैंक्स में डॉलर जमा कर सकते हैं और डॉलर के ऊपर बैंक्स उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, जैसे मान लो 4% इंटरेस्ट देंगे। तो $100 अगर जमा किए और 4% इंटरेस्ट मिला तो एक साल के बाद उसकी कीमत हो गई $104। और इसके साथ साथ करेंसी रिस्क भी नहीं लगता, नो करेंसी रिस्क, क्योंकि ये जो भी पैसा एफसीएनआर डिपॉजिट में डाला जाता है वो फॉरेन करेंसी में ही डाला जाता है। यानी रुपया का, अगर रुपया गिरता है या रुपया उठता है, जो भी करेंसी रिस्क है वो फॉरेन नेशनल या नॉन रेजिडेंट इंडियंस को उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब नॉन रेजिडेंट इंडियन नहीं उठाएंगे तो ये रिस्क कौन उठाता है? भारत के बैंक्स। तो आरबीआई बोला है कि ठीक है 3 से 5 साल के लिए अभी एफसीएनआर डिपॉजिट ले लो, देख लिया जाएगा। यानी बैंक्स के ऊपर अब रिस्क बढ़ेगा, करेंसी का रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि फॉरेन, अगर आप एनआरआई से डॉलर में पैसा ले रहे हो और डॉलर में ही रिटर्न कर रहे हो, तो जब आप डॉलर में पैसा रिटर्न करने जाओगे तो आपको ज़्यादा रुपया लगेगा ना डॉलर कन्वर्ट करने के लिए, अगर भारत की करेंसी लगातार वीक होती गई। बट आरबीआई कहा है कि लेट्स टेक अ बेट, एक बेट लेके देखते हैं। तो देखो ये सब जो मेजर्स हैं ज़्यादातर 30 सितंबर तक चलेंगे, तो ये एक टाइम बाउंड शिफ्ट है, टैक्टिकल शिफ्ट है, ये कोई परमानेंट शिफ्ट नहीं है। तो आई होप आपको की मेजर्स समझ में आए होंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा वापस इंडिया लाने के लिए, फॉरेन करेंसी में बोरोइंग बढ़ाने के लिए या एनआरआईज का डिपॉजिट खुलवाने के लिए सरकार काफ़ी सारे कदम उठा रही है। इसमें डोमेस्टिक यानी इस देश में जो लोग रह रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई बातचीत नहीं है, पहली चीज़। अब आपको समझ में आया होगा कि कितनी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कैसे इसको आप थ्योरी से कनेक्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया भर में ट्रेड प्रैक्टिसेस जो भी चल रही हैं, मॉनेटरी पॉलिसी इश्यूज जो भी चल रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं। आई होप कि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आपको एक 300+ ऑप्शनल चाहिए, जो पिछले 10 साल से यूपीएससी का टॉप 3 परफॉर्मिंग ऑप्शनल है, AIR 4 का ऑप्शनल है, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए हो सकता है। देखो ये एक कॉन्सेप्चुअल ऑप्शन है, सीधी सी बात है, इसीलिए इसमें 300+ लाना आसान है, ठीक। तो आप अपने कॉन्सेप्ट लॉजिक पे भरोसा करते हो, आपका लॉजिकल रैशनल ब्रेन है, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो, आप सब के लिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ज़्यादा आसान चॉइस रहेगा, अगर आप रटने में नहीं अपने लॉजिकल थिंकिंग में भरोसा रखते हो तो गो फॉर द प्लैटिनम बैच, क्योंकि प्लैटिनम बैच में आपको मेंटरशिप भी मिलती है, यानी आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग मिलेगा बाय अ प्रॉपर मेंटर, कि आपका कोई भी डाउट है वो आपको क्लियर किया जाएगा। मेरे अलावा एक मेंटर आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। और उसके अलावा आप मेंस रेडी रहें, उसके लिए एडवांस टेस्ट सीरीज। हमारे बैच की क्या खासियत है? वी डू सिंपल थिंग्स एंड डू सिंपल थिंग्स क्वाइट ऑफन, ताकि आप एग्ज़ाम रेडी रहें। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है एडमिशन रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, रीच आउट टू मी ऑन हिप्पोनॉमिक्स, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, और राइट टू मी ऑन ऋषभ.singh@studiiq.com। अब देखो एक सिस्टमैटिक व्यू देखते हैं कि इस इकोनॉमी हमारी स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रही है, कि पहले तो हमारे पास बहुत कैपिटल आता था, अब हम स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हमारी डाउनग्रेड हो गई है 30 बेसिस पॉइंट से, और इन्फ्लेशन हमारा बढ़ने वाला है 5.1% से 5.9% तक। तो आरबीआई के ऊपर एक डिलेमा है कि ग्रोथ हो रही है कम, तो ग्रोथ कम होती है तो आरबीआई को क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए।
बट इन्फ्लेशन हो रहा है ज़्यादा, तो इन्फ्लेशन में आरबीआई को क्या करना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए। तो बढ़ाए कि घटाएं, आरबीआई के ऊपर एक डिलेमा है। उसके बाद इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है और एफआईआई हमारे देश को छोड़ के, फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश को छोड़ के जा रहा है, यानी हमारे पास डॉलर की भी लगातार कमी होते जा रही है, जिसकी वजह से हमारा रुपया वल्नरेबल हो रहा है और एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बना हुआ है। कैपिटल पुश की अगर बात की जाए तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की हमें ज़रूरत है, ताकि करेंसी को सपोर्ट भी मिल जाए बिना ग्रोथ को किल किए हुए, ठीक है। बट इससे हमारा कोई स्ट्रक्चरल इशू ठीक नहीं होगा, कुछ भी फिक्स नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। हमारा एक्सपोर्ट कम है, ना के बराबर है, वो कम ही रहेगा। हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है, वो नहीं रहेगी। हमारी रूरल डिमांड कम हुई है, वो कम ही रहेगी। तो स्ट्रक्चरल इश्यूज जो डोमेस्टिक इंडियन इकोनॉमी में, वो तो बने ही रहेंगे। हाँ, एक बैंडेड का ये काम करेगा कि एकदम से जो रुपया 100 रुपया पर डॉलर होने वाला है, उसको कुछ दिन तक रोका जा सके और इंडिया को एक बेहतर अपॉर्चुनिस्टिक फॉरेन डेस्टिनेशन को बनाया जा सके। तो अपसाइड क्या है, इससे देखो आपका बॉन्ड मार्केट डीपेन होगा, डेप्थ बढ़ेगी बॉन्ड मार्केट की, हम ये बात किए ही अभी, क्योंकि टैक्स और लॉन्गर टेन्योर, टैक्स इंसेंटिव और लॉन्गर, यानी कि टैक्स इंसेंटिव तो फॉरेन इन्वेस्टर को मिल ही रहा है, अप टू 40 ईयर तक का बॉन्ड, 40-50 ईयर्स तक का बॉन्ड भी मिल रहा है। लिमिट का रिमूवल हो गया है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऐसी कोई लिमिट नहीं है, जिससे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो यील्ड है वो कम होगा। अभी अब यील्ड बॉन्ड कैसे काम करता है, इसके लिए मेरी एक वीडियो देख लेना जो बॉन्ड के ऊपर है, आपको वो क्लियर हो जाएगा कि क्यों लॉन्ग टर्म में जो यील्ड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। यील्ड कर्व बढ़ेगा, यील्ड कर्व क्यों बढ़ेगा कि भाई हम 10 साल तक का बॉन्ड देते थे, अब हम 40 साल का बॉन्ड दे रहे हैं, तो 40 साल तक की यील्ड हमको पता चल जाएगी, ठीक। उसके अलावा रूपी और बीओपी का सपोर्ट मिलेगा। रूपी को सपोर्ट क्यों मिलेगा कि भाई फॉरेन से अगर डॉलर हमारे पास ज़्यादा आएंगे, यानी कि हमारे पास डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, रुपया मजबूत होगा इंडियन इकोनॉमी में, अगर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा इंडियन इकोनॉमी में, अगर लोगों का भरोसा बढ़ेगा, बेसिकली ट्रस्ट फैक्टर कम हो गया इंडियन इकोनॉमी से, सीधी सी बात है। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर अभी ट्रस्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज वी डोंट इनोवेट, वी डोंट मैन्युफैक्चर, वी आर जस्ट लाइक स्क्रू ड्राइवर गिरी चल रहा है यहाँ। स्टेबल कैपिटल चैनल, यानी कि एनआरआईज प्लस एफपीआईज प्लस एफआईआईज, इन सब का पैसा हम इंडिया लाना चाहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा सिग्नलिंग जो आरबीआई की तरफ से हो रही है, वो ये हो रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आर वेलकम, और फॉरेन इन्वेस्टर को वेलकम करने के लिए आप इंसेंटिव तो देते हो, बट साथ ही साथ आप ये भी बताते हो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ आप कम नहीं करने वाले। आरबीआई ये सिग्नल भी दिया है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया होता तो ये सिग्नल होता कि ग्रोथ को कम करेगा आरबीआई, लेकिन इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा के आरबीआई ये पक्का किया है कि आने वाले समय में ग्रोथ को कम नहीं करेगा आरबीआई। और उसके बाद पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग अलाउ हो रही है, तो कोई भी यूनिट बोरो क्यों करेगा, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके, ग्रो कर सके। यानी कि अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता है और उसके लिए फॉरेन बोरोइंग ले रहा है, यानी कि अगेन मार्केट को सिग्नल क्या जाएगा कि इंडिया ग्रोथ की तरफ देख रहा है। बट इसके अलावा डाउन साइड भी है, ये तो अच्छी बातें हो गई। डाउन साइड क्या है, हॉट मनी, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है जनरली, तो उसको जब भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं या फिर उसको दिखता है कि कोई और मार्केट में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, तो वो तुरंत छोड़ के चला जाता है। इसीलिए जो आप एफपीआईज को बिना स्क्रूटनी के, बिना सेबी रजिस्टर किए हुए अलाउ कर रहे हैं कि इन्वेस्ट करो इंडिया में बिना रजिस्ट्री के, अगर वो अचानक से वापस जाने लगे तो अगेन ये रिस्क, करेंसी रिस्क हमारा ज़्यादा हो जाएगा, और ये एक स्पेक्युलेटिव अटैक भी हो सकता है इंडिया की करेंसी के ऊपर। इसके अलावा कैपिटल इन्फ्लो से स्टैगफ्लेशन एड्रेस नहीं होता। क्यों नहीं होता कि भाई फॉरेन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, चलो आ रहा है, ठीक है, इंडिया के लिस्टेड कंपनीज में आ रहा है, चलो ये भी ठीक है, बट इसकी वजह से स्टैगफ्लेशन इसलिए एड्रेस नहीं होगा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में डोमेस्टिक डिमांड बढ़ जाएगी या एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, कि भाई फॉरेन से पैसा आएगा तो भारत की कंपनीज अचानक से एम्प्लॉयमेंट देने लगेंगी। ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ ले ऑफ हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि बाहर लड़ाई हो रही है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो यूथ है वो रिप्लेसेबल है और रिप्लेस किया जा रहा है एआई से। उसके अलावा
क्योंकि हमारी ऑयल डिपेंडेंस ज़्यादा है, हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से फॉरेक्स के ऊपर प्रेशर बना ही रहता है। इंपोर्ट अब ऑयल महंगा होगा तो फूड महंगा होगा। फूड सिर्फ ऑयल की वजह से महंगा नहीं होगा, इंडिया में फर्टिलाइज़र भी तो हम बाहर से ही लाते हैं, फर्टिलाइज़र बिल भी बढ़ रहा है, फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं है, सरकारी लाइनें लगी हुई हैं लोगों की, किसानों की, फूड बिल महंगा होगा। फिस्कल और कॉस्ट भी लगेगा, क्यों? क्योंकि आप रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कर रहे हो, मतलब पीछे से टैक्स को एग्जेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, पुराने समय से, यानी मार्च 2026 से टैक्स को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी भी है, क्यों? क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो के ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए अगर, तो अगर मान लो आने वाले समय में रुपया और ख़राब हो गया तो ये जो करेंसी रिस्क है वो भारत के संस्थानों के मत्थे आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो सिग्नलिंग की जा रही है आरबीआई से, बस ये है कि कैपिटल आ जाए तो हम ग्रोथ करके दिखा देंगे, बट ग्रोथ का एक फुल प्रूफ प्लान भारत सरकार के पास और आरबीआई के पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आरबीआई खुद भारत की ग्रोथ को 0.3% कम कर दिया है, माइनस में। तो अगर आप ये सिग्नल कर रहे हो कि तुम कैपिटल दो और ऊपर से ये भी सिग्नल कर रहे हो कि हम आने वाले समय में अपनी ग्रोथ को कम देखते हैं, तो ये तो इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की फ्रेजिलिटी दिखाता है, ना कि हमारी स्ट्रेंथ। तो थ्योरेटिकल लेंस की अगर बात करें तो मंडल फ्लेमिंग एक इकोनॉमिस्ट, दो इकोनॉमिस्ट थे, वो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट और कैपिटल मोबिलिटी तीनों एक साथ नहीं चल सकती, ठीक है। तो अगर आरबीआई को इस तीन में से कोई दो चूज करना पड़ेगा, तो आरबीआई ने दो चीजें चूज की। क्या? मॉनेटरी इंडिपेंडेंस तो है ही, क्यों? क्योंकि रेट को होल्ड कर लिया, ठीक। उसके अलावा रुपया को मैनेज करने के लिए इनफ्लो बढ़ाना चाहता है आरबीआई, कैपिटल मोबिलिटी बढ़ाना चाहता है, लेकिन कैपिटल मोबिलिटी को भी तो सेलेक्टिवली ही टारगेट किया गया ना कि फॉरेन पोर्टफोलियो वाला पैसा आ जाए, क्योंकि लगातार आरबीआई इंटरवीन तो कर ही रहा है इंटरनेशनल मार्केट में कि रुपया का दाम 100 रुपया पर डॉलर जितना देर से हो उतना अच्छा है भारत सरकार को, मतलब कम से कम ऑप्टिक्स के लिए तो अच्छा ही है। तो आरबीआई मैनेज भी कर रहा है, तो कैपिटल मोबिलिटी को बढ़ाया है, टारगेटेड ओपनिंग दी है। तो आरबीआई ने क्या चूज किया है? कैपिटल मोबिलिटी को और रुपया को मैनेज करने को। जहां तक बात है मॉनेटरी इंडिपेंडेंस की, अगर आइडियली देखा जाता तो रेट को बढ़ाना चाहिए था आरबीआई को, बट आरबीआई ने रेट को होल्ड करके रखा है ताकि डोमेस्टिक ग्रोथ के ऊपर जो ऑलरेडी ग्रोथ खराब हो रही है वो और खराब ना हो जाए, ठीक है। तो अब रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या होगा मार्केट, रुपी और यू, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड मार्केट में क्या होगा कि भाई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, लोअर यील्ड, कर्व एक्सटेंशन, बेटर डिमांड फॉर एफपीआई, क्योंकि एफपीआई को अगर टैक्स नहीं देना है फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो वो लोग और इन्वेस्ट करेंगे। इक्विटी मार्केट में एक मिक्स्ड अप्रोच है, क्यों? क्योंकि अगर फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया की लिस्टेड कंपनीज में पैसा लगाता है, क्योंकि अब तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है सेबी से, तो हो सकता है आने वाले समय में हमारा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर बेहतर कर ले जाए। बट ये फुल प्रूफ प्लान नहीं है, क्योंकि जब भी फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लाता है, अगर वो एफडीआई के रास्ते नहीं ला रहा है तो वो कोई टेक्नोलॉजी एक्सचेंज नहीं करता, कोई एक्सपर्टीज नहीं लाता, उसको बस रिटर्न्स चाहिए। वहीं रुपीयन फॉरेक्स की बात करें तो चलो शॉर्ट टर्म में हम रुपया का गिरना बचा लेंगे, बट लॉन्ग टर्म में अगर स्ट्रक्चरल इश्यूज इंडिया में बने रहे, यानी हमारा मैन्युफैक्चरिंग खराब रहा, हम एआई की दिशा में काम नहीं कर रहे होंगे, तो आने वाले समय में रुपया को गिरने को कोई बचा नहीं सकता। हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो अगर रुपया स्टेबलाइज करता है, शॉर्ट टर्म में करेगा तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हमारा कम होगा, ठीक है। अगर यील्ड फॉल करती है, बॉन्ड का यील्ड अगर फॉल करेगा, यील्ड, तो अगर यील्ड गिरती है ना तो इंटरेस्ट रेट भी गिरता है, कम होता है, एक इंडिकेशन होता है कि इंटरेस्ट रेट अब कम किया जा सकता है ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ ले जाई जा सके। तो ईएमआईज भी कम हो गया, नहीं लोन्स सस्ते हो जाएंगे, लेकिन इससे कोई डायरेक्ट रिलीफ आपके फूड और फ्यूल प्राइस पे नहीं मिलने वाला। आने वाले समय में भी चाहे खाने पीने का दाम हो, चाहे पेट्रोल का दाम हो, बढ़ने ही वाला है, 110 रुपया तो चल ही रहा है। फिजिकल गवर्नमेंट बोरोइंग की बात करें तो उसके लिए अच्छा है, सस्ते में बोरोइंग हो जाएगी बाहर से। अब सस्ते में बोरोइंग क्यों हो जाएगी? अगर फॉरेन इन्वेस्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा तो आराम से 40 साल के लिए सरकार प्रसन्न नहीं हो जाएगी कि 40 साल तक अब प्रॉब्लम की बात नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर अब पैसा तो लगा ही दिया है, तो कैपेक्स के लिए अच्छा है कि नहीं। बट हाँ,
रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सरकार टैक्स को हटा दी है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए टैक्स को एग्जेम्प्ट किया गया है। तो ये सब चीज़ें 2013 में जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तब भी किया गया था। तब करंट गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग जब अपोजिशन में थे तो इसका बहुत पुरजोर विरोध किया था, बट वही चीज़ को अब कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, यानी स्वैप विंडो बढ़ाई गई है बैंक्स के लिए, एनआरआईज के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लिबरलाइज किया गया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए जो उस टाइम किया गया था। ठीक है, रेट हाइक नहीं किए गए हैं, ये अच्छी बात है, बट फॉरेक्स इंटरवेंशन लगातार बना हुआ है। ठीक है, और ग्रेजुअल कैपिटल अकाउंट मेजर्स भी लिए गए थे, यानी कि जैसे अभी नहीं है कि अब आपको आरबीआई से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भारत में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को कम से कम सितंबर 2026 तक के लिए फुल्ली कन्वर्टेबल रूट पे अलाउ कर दिया गया, फुल्ली एक्सेसिबल कर दिया गया। तो 2013 से जो सीखा था अब भी हम लोग वही अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स में जब आप एक चीज़ सीख लेते हैं तो उसके फंडामेंटल्स बदलते नहीं हैं। ठीक है, आपको स्ट्रक्चरल इश्यूज दूर करोगे तो जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की इकोनॉमी में वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन आप ये बैंडेड लगाते रहोगे, और अब जैसे आप सोचो कि उज्ज्वला योजना आई, आज उज्ज्वला के बेनिफिशियरीज को मात्र 4 सिलेंडर मिलता है जो कि सब्सिडाइज्ड है, तो गरीब आदमी जो सिलेंडर लेके गया है वो वापस से फिर चूल्हे पे खाना बनाने लगेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो अगर हम लोग ये बात देखें तो आपको भी समझ में आएगा कि थोड़ा सोच समझ के अब सरकार को काम लेना होगा ताकि जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी में वो दूर हो सके। तो क्रिटिकल वर्डिक्ट क्या है? शॉर्ट टर्म में इफेक्टिव होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा वो मॉडरेट है, बट वो देखना होगा आने वाले समय में। देयर इज रिस्क लेवल, क्यों? क्योंकि करेंसी रिस्क अभी बना हुआ है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अगर पैसा लाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो 10 साल के लिए रखेगा, वो कभी भी पैसा निकाल के वापस भी ले जा सकता है। तो एक प्रैग्मेटिक पॉलिसी है, स्मार्ट यूज है, बट अगेन देयर इज एन इम्पॉसिबल ट्रिनिटी जो देखना होगा। तो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि आरबीआई को सिर्फ चुपचाप रेट हाइक कर देना चाहिए था, कि ये मेजर सही है, या भारत में बहुत सारे रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि आने वाले समय में ऐसा कुछ हो तो थोड़ा इम्पैक्ट कम पड़े भारत के ऊपर, ये बैंडेड गिरी हम लोग कम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट डाउन बिलो। और याद रहे इकोनॉमिक्स ऑप्शन का बैच 24 जून से शुरू हो रहा है। अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो लेट्स मीट इन द क्लास सून। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। Study IQ IAS, making India smarter and better.